अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम बात करने जा रहे हैं जी असेसमेंट क्या होती है अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल साइकोलॉजी। ठीक है कि हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि असेसमेंट क्या होती है, इसमें एम्पिरिकल बेस्ड असेसमेंट क्या होती है और एम्पिरिकल बेस्ड जो है वो किस तरह से की जा सकती है। एक डायग्नोस्टिकली बेस्ड असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और दूसरा एम्पिरिकली बेस्ड असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। इन सब चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। सो लेट स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो असेसमेंट क्या होती है। असेसमेंट का मतलब होता है आइडेंटिफाइंग द डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ प्रॉब्लम्स, डिसऑर्डर्स और केसेस एज वेल एज रेलिवेंट स्ट्रेंथ्स। जब भी हम किसी भी पर्सन को, किसी भी प्रॉब्लम को जो है वो असेस करते हैं, उसके डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स, उसके जो डिफरेंट फीचर्स होते हैं, यूनिक फीचर्स होते हैं किसी भी प्रॉब्लम के, हम उनको आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। किसी भी डिसऑर्डर को, किसी भी केस स्टडी में हम जो भी कोई फीचर्स होते हैं, जो यूनिक करेक्टरिस्टिक्स होती हैं उस केस की, जब हम उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो हम इसको कहते हैं कि हम क्या करें, हम असेसमेंट करें। ठीक हो गया। अभी असेसमेंट जो है वो करने के कौन कौन से प्रोसीजर्स होते हैं। आप टेस्ट के ज़रिए कर सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चनर्स के ज़रिए कर सकते हैं, स्केल्स वगैरह जिस तरह से बनाए जाते हैं, इन्वेंट्रीज बनाई जाती हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं, सेमी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर्ड, ठीक है। इन सब प्रोसेसेस के ज़रिए हम असेसमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब जो कुछ असेसमेंट प्रोसीजर्स होते हैं वो प्रोजेक्टिव टेस्ट होते हैं, कुछ अनस्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल इंटरव्यूज़ होते हैं, और ये जो होते हैं ये दोनों क्या होते हैं, हाईली इन्फ्लुएंशियल होते हैं, ठीक है। प्रोजेक्टिव कौन से होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास एक एम्बिगुअस स्टिमुलाई होता है, मतलब जो है वो पर्सन को पता नहीं होता कि वो क्या बता रहा है, ठीक है। मतलब वो अपने जनरल रिस्पॉन्सेज दे रहा होता है नॉर्मल, और वो जो क्लिनिशियर, वो क्लिनिकल होता है, जो भी मतलब प्रैक्टिशनर होता है, वो उसको जज कर लेता है सारे रिस्पॉन्सेज को, मतलब पर्सन को पता नहीं होता। तो इसमें क्या होता है, वो पर्सन बायसनेस नहीं कर सकता, ठीक है। इसी तरह से जो अनस्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल इंटरव्यू होते हैं उसमें भी यही होता है कि आप मतलब सवाल से सवाल इर्द गिर्द से निकाल निकाल के बात पूछ लेते हैं, और जो पर्सन होता है वो बायस नहीं हो सकता, ठीक है। जो रिस्पोंडेंट होता है वो क्लियर रिस्पॉन्स दे रहा होता है इन दोनों में। तो इसलिए ये दोनों क्या है, हाईली इन्फ्लुएंशियल है, मतलब इनका जो रिजल्ट होता है वो एक्यूरेट आता है, ठीक है। लेकिन जो मसला आता है इनके अंदर ये भी हो सकता है प्रोजेक्टिव में कि ये जो है वो डिपेंड किसके ऊपर कर होता है, प्रैक्टिशनर के इंटरप्रिटेशन पे, कि प्रैक्टिशनर उन चीज़ों को कैसे इंटरप्रेट कर रहा है, कि जो इस लेने वाला है, जो इंटरव्यू फॉर एग्जांपल करने वाला है, जो करवा रहा है उससे, जो क्लिनिशियन है वो खुद भी उसको अपने लिहाज से इंटरप्रेट कर सकता है, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद वो कह रहे हैं कि इन असेसमेंट प्रोसीजर्स में जो प्रैक्टिशनर है, जो क्लिनिशियन है, वो क्या करता है, इन्फरेंसेस लेता है फ्रॉम रिस्पॉन्सेज टू स्टिमुलाई एंड क्वेश्चंस इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट इडियोग्राफिक रिप्रेजेंटेशंस। के मतलब वो क्या कर रहा है कि वो कोई भी स्टिमुलाई दे रहा है और उस पर जो रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, ठीक है, जब भी वो कोई क्वेश्चन पूछ रहा है उस पर जो रिस्पांस दे रहा है क्लाइंट, उसके बिहाफ पर वो क्या करता है, इन्फरेंस ड्रॉ करता है, रिजल्ट बना रहा होता है, ठीक है। और इससे वो क्या है, इडियोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है। इडियोग्राफिक में क्या होता है कि आप इडियोग्राफिक अप्रोच यूज़ कर रहे होते हैं जिसमें हम किसी सिंगल इंडिविजुअल के साथ डील कर रहे होते हैं, जिस तरह की केस स्टडी में होता है, ठीक है। हम जो टेस्ट होते हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं जो एक सिंगल पर्सन के साथ हम लोग कर रहे होते हैं, और मतलब एक सिंगल पर्सन को हम ओवरऑल उसको असेस कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन ये एक हमारे पास हो गया। दूसरी बात होती है हमारे पास नोमोथेटिक। जो नोमोथेटिक है वो इससे कम यूज़फुल है, ठीक है। ये जो इडियोग्राफिक है ये ज़्यादा यूज़फुल है, मतलब एक ज़्यादा इसका फ़ायदा है कि आप एक पर्सन को डिटेल में असेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो नोमोथेटिक होती है ये लार्ज स्केल पे होती है। इसमें जो है एवरेज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हम जो है ओवरऑल ज़्यादा सारे लोगों पर अप्लाई कर रहे होते हैं। इसमें स्टेटिस्टिकल मैथड्स यूज़ हो रहे हैं, मीन, मीडियन, मॉड वगैरह, ठीक है। तो इससे जो है वो एवरेज डिसीजंस लिए जा रहे होते हैं। इडियोग्राफिक में आप उस पर्सन के अकॉर्डिंग डिसीजंस ले रहे होते हैं, लेकिन जो नोमोथेटिक होती है वो एवरेज बेस्ड डिसीजंस होती है। ये ज़्यादा यूजफुल नहीं होती है, वीक मेथड है, क्योंकि ये एक किस्म की जस्ट एक स्क्रीनिंग टूल के तौर पे यूज़ हो रही होती है कि आपको ग्रुप में हर बंदे का जो है वो लेवल पता चल जाता है कि ये इस लेवल पर है, ये इस लेवल पर है, ठीक है। किसका ज़्यादा IQ है, किसका कम है, बस इतनी सी जनरल सी बात हो रही होती है, कोई ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं हमें मिलती, ठीक है। लेकिन जो इडियोग्राफिक होती है, जो केस स्टडीज़ होती हैं वही ज़्यादा अच्छी होती हैं। ये जो है वो रेयर केसेस को भी डील कर रही होती हैं, कि जो ज़्यादा जो है वो नहीं हो रहे होते, बहुत कम केसेस जो हो रहे होते हैं उनको भी ये इडियोग्राफिक जो है वो डिटेल में उनको स्टडी कर लेती हैं। इसलिए इडियोग्राफिक जो है वो ज़्यादा यूज़फुल होती है एज़ कम्पेयर टू नोमोथेटिक, ठीक हो गया। अच्छा जी, और नोमोथेटिक वो क्या कह रहे हैं कि ये लेस इन्फ्लुएंशियल है, मतलब इसमें रिजल्ट जो है वो ज़्यादा नहीं आ रहा है हमारे पास। और ये जो हमारे पास नोमोथेटिक है उसके बारे में वो कह रहे हैं कि यूज टू डिटरमाइन इंडिविजुअल स्टैंडिंग ऑन स्केल्स, के मतलब वो स्केल्स में कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है, उनका क्या लेवल है स्केल में। उसके अलावा डायग्नोस्टिक कैटेगरीज जो है वो कोई भी उन्होंने जो क्राइटेरिया बनाया हुआ है डायग्नोस्टिक, उसके साथ वो मैच करें नहीं करें, मतलब तो ज़्यादा नहीं इसमें आता रेदर देन टू यील्ड इडियोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। और जो इडियोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होती हैं उसमें क्या है कि जो प्रैक्टिशनर है उसके इंटरप्रिटेशन पर रिजल्ट डिपेंड कर रहा होता है, मतलब वो खुद से इंटरप्रेट कर रहा होता है उस पर्सन के डाटा को,
ठीक हो गया। अब जिस तरह फॉर एग्जांपल ये ड्राइंग्स होती हैं, ड्राइंग्स वगैरह बनवाना जो प्रोजेक्टिव टेस्ट में होता है, हाउस ट्री पर्सन वगैरह, तो इसमें जो है वो क्या कर रहा होता है, प्रैक्टिशनर खुद से इंटरप्रेट कर रहा होता है पर्सन के साइकोलॉजिकल लेवल को। ठीक हो गया। अच्छा जी, असेसमेंट प्रोसीजर जो है वो डिफर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू, इसमें अब एक तो इसमें हो गया कि असेसमेंट प्रोसीजर डिफर कर रहा है कि आप जो है वो इडियोग्राफिक यूज़ कर रहे हैं या आप नोमोथेटिक यूज़ कर रहे हैं। दूसरा जो है वो इस पर भी डिफर कर सकता है कि आप जो डाटा ले रहे हैं वो नॉर्म्स बेस पे है या नॉन नॉर्म्स बेस पे है, मतलब आप DSM को फॉलो कर रहे हैं या नहीं फॉलो कर रहे हैं या जनरल आप ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास सिंपल असेसमेंट किस तरह से की जाती है, प्रोसीजर्स होते हैं। अब ये जो मैश एंड हेंसले है, इन्होंने 2005 में जो उनका बहुत नाम हुआ, क्योंकि इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि हमें एविडेंस बेस्ड जो है वो थेरेपीज़ यूज़ करनी चाहिए। अब जो एविडेंस बेस्ड थेरेपीज़ होती हैं उनके लिए मस्ट होता है कि पहले आप उसमें एविडेंस बेस्ड असेसमेंट लाएँ। ठीक है, अब ये क्या है, विदाउट EBA EBT, EBA का क्या मतलब है, एविडेंस बेस्ड असेसमेंट, और EBT का क्या मतलब है, एविडेंस बेस्ड थेरेपीज। ठीक है, मे बी लाइक ए मैग्निफिसेंट हाउस विद नो फाउंडेशन, मतलब कि अगर आप एविडेंस बेस्ड असेसमेंट के बगैर एविडेंस बेस्ड थेरेपीज अप्लाई करें तो वो इसी तरह से है कि बहुत खूबसूरत हाउस हो और उसकी फाउंडेशन ही ना हो, मतलब बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपने एविडेंस बेस्ड थेरेपीज अप्लाई करनी है तो उसमें एविडेंस बेस्ड असेसमेंट भी होनी चाहिए। अब एविडेंस बेस्ड असेसमेंट का क्या मतलब है, असेसमेंट दैट ऑब्टेन एविडेंस ऑन विच to base choices of treatment, to judge the progress of treatment and to evaluate the outcomes of treatment। वो असेसमेंट जिसमें जो है वो पहले एविडेंस कलेक्ट किया जाता है, बहुत सारे सबूत पहले इकट्ठे किए जाते हैं ये बताने के लिए कि आप जो है वो कौन सा ट्रीटमेंट अप्लाई करें। ठीक है, चॉइस ट्रीटमेंट की कि कौन सा ट्रीटमेंट अप्लाई किया जाएगा, और फिर उस ट्रीटमेंट की प्रोग्रेस को कैसे जज किया जाएगा कि ट्रीटमेंट ठीक चल रहा है नहीं चल रहा, और फिर जो ट्रीटमेंट के बाद रिजल्ट आया है उसको जज करने के लिए, उसको इवेलुएट करने के लिए कि रिजल्ट जो है वो ठीक है नहीं ठीक है, कोई इंप्रूवमेंट हुई है नहीं हुई है, इन सारी बातों को असेस करने के लिए एविडेंस कलेक्ट किया जाए। ठीक है, वो असेसमेंट जिसमें ट्रीटमेंट की चॉइस, ट्रीटमेंट की प्रोग्रेस, ट्रीटमेंट के आउटकम्स, ये सारे कैसे पता चले, एविडेंस के थ्रू, सबूत हो हमारे पास। ठीक हो गया, तो फिर हम कहते हैं कि ये क्या है, एविडेंस बेस्ड असेसमेंट है। अब ये जो एविडेंस बेस्ड असेसमेंट है ये दो तरीक़ों से हो सकती है, डायग्नोस्टिकली बेस्ड असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए भी हो सकती है और एम्पिरिकली बेस्ड असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए भी हो सकती है। अब ये जो डायग्नोस्टिकली बेस्ड असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इनका क्या मतलब है, असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट्स डिजाइन टू मेक डायग्नोसिस इंक्लूड इंटरव्यूज कंसिस्टिंग ऑफ क्वेश्चंस अबाउट वेदर क्राइटेरिया फॉर पर्टिकुलर डायग्नोसिस आर मेट। ठीक है, वो वाले असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट्स जिनको डिज़ाइन किया जाता है जो क्या कर रहे होते हैं, डायग्नोसिस दे रहे होते हैं, इंटरव्यूज जिसमें आ जाते हैं हमारे पास, क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो ये देखने के लिए कि जो पर्टिकुलर डायग्नोसिस क्राइटेरिया है उसके साथ वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, इसमें क्या है कि इंटरव्यूज़ या क्वेश्चंस वगैरह लिए जाते हैं, लेकिन उनको मैच जो है वो करने के लिए पर्टिकुलर हमारे पास जो एक क्राइटेरिया सेट हुआ होता है, जिस तरह के DSM-5 हमारे पास एक सेट क्राइटेरिया है, DSM-4, 5 जो भी हैं, तो ये सेट क्राइटेरिया है हमारे पास, हम उसके साथ जब मैच करें, ठीक है, तो वो हमारे पास ये आ जाता है डायग्नोस्टिकली बेस्ड असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के, मतलब वो असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट्स जो कि मैच किए जाते हैं, जो कि डिपेंड करते हैं, जिनके जो आइटम्स हैं वो किस चीज़ पे बेस करें, डायग्नोस्टिकली क्राइटेरियाज पर। ठीक है, अब जैसा DSM-5 है एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है कि मतलब जिस पे सब कुछ उन्होंने क्राइटेरिया दिया हुआ है कि ये चीज़ होती है, ये सिम्टम होता है, ये नहीं होता है। ठीक है, और फला होता है, फला नहीं होता। तो इस तरह से उन बेसिस के बिहाफ पर जो इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं उनको हम कहते हैं डायग्नोस्टिकली बेस्ड असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, और ये हमारे पास क्या होती है, टॉप डाउन अप्रोच होती है। ठीक है, ये क्या है, बॉटम अप अप्रोच है, और ये क्या है, टॉप डाउन। टॉप डाउन में यही होता है कि हम जो भी हमारा डाटा आता है उसको मैच करते हैं किसके साथ, डायग्नोस्टिकली सेट क्राइटेरिया के साथ। ठीक हो गया। अच्छा जी, सेवरल स्टैंडर्डाइज्ड इंटरव्यूज फॉर मेकिंग DSM डायग्नोसिस ऑफ चिल्ड्रन हैव बीन पब्लिश्ड। अब जिसमें बहुत सारे हमारे पास स्टैंडर्डाइज्ड इंटरव्यूज होते हैं जिसमें जो है वो DSM डायग्नोसिस ऑफ चिल्ड्रन, मतलब कि DSM के अकॉर्डिंग चिल्ड्रन को डायग्नोस करने के लिए कि जो बातें DSM ने कही हैं किसी भी डिजीज़ में, कि मतलब किसी भी डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए जो क्राइटेरिया DSM ने दिया आप उसी के अकॉर्डिंग उनको डायग्नोस करें। ठीक है, तो इस किस्म के जो इंटरव्यूज़ होते हैं जिनमें इस चीज़ को फॉलो किया जाता है तो वो हमारे पास इसमें आ जाते हैं। ठीक है, डायग्नोस्टिकली बेस्ड असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में। अब जिस तरह हमारे पास है ICD-10। ठीक है, ICD-10 का क्या मतलब है,
अच्छा जी, ICD-10 क्या है हमारे पास? इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसऑर्डर। ये क्या है? मतलब ICD क्या है? इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसऑर्डर 10। ये जो है वो DSM से पहले इंट्रोड्यूस किया गया था और ये जो है वो ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं था, तो फिर इसकी रिप्लेसमेंट में DSM आया। ठीक है। अच्छा जी, वो कह रहे हैं कि ICD-10 जो है डायग्नोसिस कैन ऑल्सो बी मेड फ्रॉम सम ऑफ द इंटरव्यूज़। अब ये जो है कुछ इंटरव्यूज़ के जरिए जो डाटा आपके पास आता है फिर आप उसके साथ मैच करते हैं ICD-10 के डायग्नोसिस के साथ। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो फोकस किसके ऊपर कर रहे हैं? DSM की डायग्नोसिस पर, क्योंकि मतलब DSM जो है वो ज़्यादा फ्रूटफुल है, वो ज़्यादा इस टाइम यूजफुल है। ठीक है। अच्छा, और कुछ जो है वो कह रहे हैं कि डायग्नोस्टिक इंटरव्यूज, जिस तरह के डायग्नोस्टिक इंटरव्यू शेड्यूल फॉर चिल्ड्रन, ठीक है, जो 2000 में इंट्रोड्यूस किया गया, ये जो है वो इस किस्म के इंटरव्यूज़ भी हैं कुछ। और ये क्या है? हाईली स्ट्रक्चर्ड हैं, प्रिसाइजली स्क्रिप्टेड क्वेश्चन हैं इनमें, जिनमें हमारे पास येस और नो का होता है, मतलब आप येस करें नो करें। अब फिर उसके बाद जो रिस्पॉन्सेज आते हैं उन रिस्पॉन्सेज को चेक किया जाता है कि ये DSM का जो क्राइटेरिया है उनके साथ मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लिखा होगा कि मतलब मैं बहुत लो फील करता हूँ, येस और नो। अगर उसने येस किया तो फिर हम देखेंगे कि DSM-5 में जो भी डिजीज़ के ऊपर वो आ रहा है, तो वो जो डिसऑर्डर है वो जो है उसके ऊपर येस और नो का रिस्पॉन्स का क्या मतलब है। ठीक है, मतलब अगर वो लो फील कर रहा है तो वो डिप्रेशन फॉर एग्जांपल आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं फील कर रहा, तो फिर क्या हो रहा है। मतलब आप DSM के साथ उसको टोटली मैच कर रहे होते हैं रिस्पॉन्सेज को। ठीक हो गया। अच्छा जी, अदर डायग्नोस्टिक इंटरव्यूज सच एज शेड्यूल फॉर अफेक्टिव डिसऑर्डर्स एंड शिजोफ्रेनिया फॉर स्कूल एज चिल्ड्रन। अब ये भी हमारे पास एक डायग्नोस्टिक इंटरव्यू है, जिसमें ये हमारे पास ये उसका नाम है फुल। ठीक है, ये क्या है? सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है। इन इंटरव्यूज में क्या होता है? फ्री टू अडेप्ट द क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू देयर क्लिनिकल जजमेंट। इसमें जो है वो आप जजमेंट, जो इंटरव्यूअर होता है वो अपनी जजमेंट के अकॉर्डिंग, क्लिनिकल जजमेंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को अडेप्ट भी कर लेता है। ठीक है, उनको थोड़ा बहुत मॉडिफाई भी कर लेता है क्वेश्चंस को। डिग्री टू विच द कंक्लूजन्स आर बेस्ड ओनली ऑन द रिस्पॉन्डेंट्स। अच्छा जी, और दूसरी बात यह है कि जो कंक्लूजन्स होती हैं वो या तो, अब ये दो चीज़ें होगी, कंक्लूजन्स जो होती हैं वो या तो रिस्पॉन्डेंट के आंसर पे बेस करती हैं। ठीक है, मतलब रिस्पॉन्डेंट जो वो खुद बता दे कि वो फलां DSM का जो क्राइटेरिया है उसको वो उस पर मैट हो रहा है नहीं हो रहा। ठीक है, या तो ये हो जाता है। लेकिन दूसरा काम होता है कि जो इंटरव्यूअर होता है वो खुद ये देखे कि ये जो पर्सन है ये क्राइटेरिया पे मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, या तो आप फॉर एग्जांपल डायरेक्टली उससे पूछ लें पर्सन से कि आप लो फील कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर उसने कहा कि हाँ जी मैं मोटिवेशन लो फील कर रहा हूँ, मतलब मेरे अंदर कोई मोटिवेशन नहीं है, ये वो खुद उसने बता दिया, तो ये अब वो देख रहा है कि मतलब आप खुद देखेंगे कि वो DSM पे मैच हो रहा नहीं हो रहा, मतलब उसने खुद बता दिया कि वो मोटिवेशन है उसके अंदर या नहीं है। दूसरी बात ये है कि आप खुद उसको जज करें कि इसके अंदर मोटिवेशन है या नहीं है। मतलब ये इंटरव्यूज़ की जजमेंट पर भी बेस कर सकता है कि वो क्राइटेरिया को मैच कर रहा है नहीं कर रहा किसी भी डिसऑर्डर के। ठीक है, और या फिर रिस्पॉन्डेंट जो है वो खुद हाँ या ना कर सकता है, डिनाई कर सकता है या एंडोर्स कर सकता है कि हाँ जी मेरे अंदर ये फलां क्राइटेरिया है और फलां नहीं है। ठीक हो गया। अब ये दो तरीक़ों से कंक्लूजन्स आप ले सकते हैं। अब इसमें एग्जांपल में हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है ADHD रेटिंग स्केल। ठीक है, ADHD आपको पता है हमारे पास क्या होता है? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। उसके लिए वो कह रहे हैं कि ये उन्होंने हमारे पास एक क्या है रेटिंग स्केल है इसके लिए, जिसमें जो है सिम्टम क्राइटेरिया होते हैं, जो कि कौन से सिम्टम्स होते हैं, क्राइटेरियाज होते हैं, जिसमें इन अटेंटिवनेस होती है, हाइपर एक्टिविटी, इंपल्सिव टाइप्स होती हैं। ये इसकी सारी जो वो बातें होती हैं इस डिसऑर्डर के बारे में, तो वो सारी बातें उसी तरह सिम्टम्स जो है वो लिख कर उनको आप जज कर सकते हैं। मतलब पर्सन जो है वो फिर बताता है हर सिम्टम पे कि उसके अंदर ये है या नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। पेरेंट क्वेश्चन एयर होता है। ठीक है, पेरेंट एंड टीचर वर्जन भी अवेलेबल होते हैं, जिसमें आइटम्स जो है वो 0 to 3 रेट किए जाते हैं। मतलब पेरेंट्स भी करवा सकते हैं, टीचर से भी करवा सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद ये थी हमारे पास एक अप्रोच डायग्नोस्टिकली बेस्ड असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, दूसरी होती है एम्पेरिकली बेस्ड असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, अब ये दोनों क्या है एविडेंस बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है। अब एम्पेरिकली बेस्ड में क्या होता है? ये हमारे पास बॉटम अप अप्रोच होती है। इसमें हमारे पास मतलब जिस तरह इसमें था ना एक डायग्नोस्टिकली सेट क्राइटेरिया होता है, इसमें एम्पेरिकली बेस्ड सेट क्राइटेरिया होता है। वो एम्पेरिकली बेस्ड किस तरह से होता है? हमारे पास एक बॉटम अप अप्रोच होती है। इसमें क्या होता है कि जो डेवलपमेंट होती है, जो भी स्केल आपने इम्प्लीमेंट करना है उसकी जो डेवलपमेंट होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? विद द लार्ज पूल ऑफ असेसमेंट आइटम्स। आप एक लार्ज पूल, मतलब बहुत सारे हमारे पास असेसमेंट आइटम्स होते हैं, किसी भी मतलब डिसऑर्डर से रिलेटेड जो है वो आइटम्स होते हैं हमारे पास बहुत सारे। ठीक है, और वो आइटम्स जो है वो किस तरह से लिए जाते हैं? चूजन फॉर द पोटेंशियल एबिलिटी। अब इन सारे बिहाफ पर वो आइटम्स लिए जाते हैं, जिसमें हमारे पास एक तो आता है कि वो चिल्ड्रन को आइडेंटिफाई करें, उनके अंदर ये एबिलिटी हो। ठीक है, कि वो आइडेंटिफाई कर सकें उन चिल्ड्रन को दैट आर मोर लाइकली टू द नीड ऑफ साइकोपैथोलॉजी। मतलब कि जिनको जो है वो कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो गया और जिनको अब नीड है।
ठीक है, थेरेपी की, वो उन चिल्ड्रन को आइडेंटिफाई कर सके, ये उसके अंदर एबिलिटी हो। दूसरी ये कि जो आइटम्स हो वो पायलट टेस्टिंग हो। ठीक है, पायलट टेस्टिंग का क्या मतलब है कि आप उनको जो रिस्पोंडेंट्स हैं, जो अप्रोप्रिएट रिस्पोंडेंट्स हैं, जिस तरह के पेरेंट्स, टीचर्स, चिल्ड्रंस, उन सब के ज़रिए वो रेट हुआ हो। ठीक है, मतलब उन सब ने उसको एग्री किया हो कि आइटम्स जो है वो फुलफिल कर रहे हैं डिसऑर्डर के सिम्टम्स को। ठीक है, मतलब वो उन सब से भी वो रेटिंग ली गई हो, पेरेंट्स से, टीचर से, जो भी अथॉरिटी फिगर्स हैं। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आइटम्स हैव सर्वाइव पायलट। अब यो जो जिन्होंने पायलट टेस्टिंग हो, पहला ये कि जिनके अंदर पोटेंशियल एबिलिटी है, फिर उसके बाद उनके ऊपर क्या हुआ होगा, पायलट टेस्टिंग होगी, जो आइटम्स निकले उनके ऊपर पायलट टेस्टिंग होगी। अब जिन पर पायलट टेस्टिंग हो गई है, फिर उनके क्या होगा, दे आर देन यूज टू एसेस लार्ज जनरल पॉपुलेशन। जो पायलट टेस्टिंग करके आ गए, जिनको सबने जो है वो अप्रोप्रिएट कंसीडर कर लिया, फिर उसके बाद क्या होता है, उसको लार्ज पॉपुलेशन पे अप्लाई किया जाता है या क्लिनिकल सैंपल्स पे अप्लाई किया जाता है, ये जानने के लिए कि जो भी कोई मेंटल इलनेस है वो उन पे, जिन बच्चों के अंदर है और जिनके अंदर नहीं है, वो उनको डिफ्रेंशिएट कर रहा है, नहीं कर रहा। ठीक है, how well they discriminate between children who have been referred for mental health services and demographically similar children who have not been referred for mental health services। मतलब कि वो आइटम्स के जरिए उन चिल्ड्रंस को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं कि कुछ के अंदर सिम्टम्स है थे मेंटल हेल्थ के और कुछ के नहीं थे, तो क्या वो उस चीज़ को एग्री कर रहा है कि हाँ जी, ये वाले जो है वो चिल्ड्रंस मेंटली फिट हैं और ये जो है इनके अंदर कुछ इश्यूज़ हैं, इनको मेंटल हेल्थ सर्विसेज चाहिए। ठीक हो गया, ये हमें पहले ही पता था कि ये चिल्ड्रन नॉर्मल है और ये नहीं नॉर्मल है, मतलब कुछ नॉर्मल है, कुछ जो है वो थोड़ी उनको ज़रूरत है सर्विसेज की। ठीक है, तो ये जो अगर जो क्वेश्चंस हैं वो भी उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं कि हाँ जी ये नॉर्मल है, ये फलाना जो है इनको थोड़ी ज़रूरत है सर्विसेज की, मेंटल हेल्थ सर्विसेज की। अगर वो भी डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो फिर जो आइटम्स इस चीज़ को भी सर्वाइव कर जाएंगे, इस जो है वो लेवल से भी गुजर जाएंगे, फिर आगे वो जाएंगे। अब आगे कहाँ से जाएंगे, आइटम्स दैट आर फाउंड टू बी इजीली अंडरस्टूड बाय द रिस्पोंडेंट्स। अब जो आइटम्स रिस्पोंडेंट्स ने जिन्होंने रिस्पॉन्स किया पहले और उन्होंने बताया कि आइटम्स हमें जो जो उन्हें सही से समझ आ रहे हैं, फिर वो क्या होते हैं, टू बी अप्रोप्रिएटली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड टू सिग्निफिकेंटली डिस्क्रिमिनेट बिटवीन क्लिनिकली रेफर्ड एंड नॉन क्लिनिकल रेफर्ड, देन बिकम कैंडिडेट्स फॉर द स्केल ऑफ द असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। अब ये वाले जो आइटम्स थे, एक तो ये कि जो रिस्पोंडेंट्स ने उनको इजीली समझ लिया, ठीक है, फिर वो क्या हुआ, अप्रोप्रिएटली डिस्ट्रीब्यूट हुए, और फिर उसके बाद उन्होंने क्लिनिकली रेफर्ड और क्लिनिकली नॉन रेफर्ड चिल्ड्रन जो हैं, जिनको मतलब था डिसऑर्डर, जिनको नहीं था, उनको भी डिफ्रेंशिएट कर लिया, डिस्क्रिमिनेट कर लिया। फिर उसके बाद देन बिकम कैंडिडेट्स फॉर द स्केल्स ऑफ द असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। फिर वो वाले आइटम्स जो हैं किस में जाएंगे, असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट का जो स्केल है उसमें उसके कैंडिडेट बन जाएंगे, मतलब उसमें वो हम उनको पुट कर देंगे, वो उस इंस्ट्रूमेंट का, उस स्केल का पार्ट बन जाएंगे वो वाले आइटम्स। ठीक है, जो इस सारे मरहलों से गुजर आएंगे। ठीक है, जो नहीं गुजरेंगे वो डिस्कार्ड होते जाएंगे। आइटम्स कोड फॉर लार्ज सैम्पल्स ऑफ चिल्ड्रंस। अब जो फिर लार्ज सैम्पल ऑफ चिल्ड्रंस पर भी फिट आ गए, फिर उसके बाद वो क्या होता है, उन पर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस अप्लाई किया जाता है, जिस तरह के हमारे पास एक्सप्लोरेटरी, कन्फर्मेटरी, फैक्टर एनालिसिस, ये दोनों होते हैं। ठीक है, जिसमें EFS EFS जिनको हम कह रहे हैं। फिर उसके बाद जो है वो ये इनके हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस अप्लाई करते हैं। अगर वो उन पर भी स्कोर हो जाए, फिर उसके बाद क्या होता है, टू आइडेंटिफाई सेट्स और सिंड्रोम्स ऑफ प्रॉब्लम्स दैट टेंड टू को-अकर। फिर देखते हैं कि कौन से जो है वो इसके बाद हमें पता चलता है, इस सारे के बाद, कि कौन से जो है वो सिंड्रोम्स हैं, सेट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, सिम्टम्स हैं, जो कि साथ इकट्ठे हो रहे हैं इस डिसऑर्डर को, पर्टिकुलर डिसऑर्डर को कॉज करने के लिए। ठीक है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए अब हमें एंड में पता चल गया कि ये आइटम्स जो हैं वो एक्ट एज अ सिंड्रोम और सेट ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, मतलब उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए ये रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक हो गया, ये हमारे पास निकल है। अब उसके बाद क्या होता है, द जनरलाइजेबिलिटी। अब ये एक तो स्टैटिस्टिकली एनालाइज्ड हमारे पास सिंड्रोम्स आ गए। ठीक है, अब उनकी जनरलाइजेबिलिटी को चेक किया जाता है, और वो किस तरह से किया जाता है, बाय परफॉर्मिंग सिमिलर एनालिसिस ऑन आइटम्स रेटेड फॉर चिल्ड्रन ऑफ ईच जेंडर। फिर उसको अक्रॉस द जेंडर जो आइटम स्टेटिस्टिकली डिराइव्ड हो गए, मतलब स्टेटिस्टिकली भी सपोर्ट हो गए, उसके बाद उनको अक्रॉस द जेंडर, मतलब डिफरेंट जेंडर पर अप्लाई किया जाता है, अक्रॉस द एज, डिफरेंट एज ग्रुप्स पे अप्लाई किया जाता है, डिफरेंट इन्फॉर्मेंट्स पे अप्लाई किया जाता है, और अक्रॉस द कल्चर अप्लाई किया जाता है। जब किसी भी स्केल को आप अक्रॉस द कल्चर जो है वो अप्लाई करते हैं, तो उसमें कुछ आइटम्स जो है वो निकाल दिए जाते हैं, कुछ आइटम्स को अडेप्ट कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द कल्चर। ठीक है, और जो चेंज होने के बिल्कुल काबिल नहीं होते उनको निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से फिर आप अक्रॉस द कल्चर और अक्रॉस द एज, अक्रॉस द जेंडर, अक्रॉस द इन्फॉर्मेट्स उसको अप्लाई करते हैं।
ठीक है। और फिर जो उसके बाद भी सपोर्ट हो जाते हैं, फिर वो हमारे पास आइटम्स आ जाते हैं। ठीक है, ये होते हैं एम्पेरिकली बेस्ड आइटम्स के मतलब एविडेंस आपने कलेक्ट कर लिया अक्रॉस द जेंडर, अक्रॉस द कल्चर, अक्रॉस द स्टेटिस्टिकल एनालिसिस, हर तरीके से आपने उसको एम्पेरिकली बेस्ड कर लिया, मतलब आपने एविडेंस कलेक्ट कर लिया। ठीक हो गया। अब इसमें जो है वो असेसमेंट डाटा पेरेंट फिगर्स से भी ले सकते हैं। पेरेंट फिगर्स खाली पेरेंट्स नहीं होते हैं, इसका मतलब होता है अथॉरिटी फिगर्स। ठीक है, जिसमें हमारे पास बड़े बहन भाई आ जाते हैं, बड़े जो जो भी हमारे क्लोज रिलेटिव्स होते हैं और उनमें जो बड़े लोग होते हैं, ठीक है, जो आपकी एज ग्रुप से ज़्यादा होते हैं, वो हमारे पास पेरेंट फिगर्स होते हैं। तो इन सब से भी है डाटा जो है वो कलेक्ट कर लिया जाता है, ताकि डाटा जो है सही से उसको हम कहें कि एविडेंस उसमें आ चुका है। ठीक हो गया। इस तरह से ये हमारे पास एक बॉटम अप अप्रोच होती है, जिसमें डाटा जो है वो एम्पेरिकली बेस्ड होता है, एम्पेरिकली उसको कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, ये थे दो प्रोसीजर्स ऑफ एम्पेरिकल बेस्ड असेसमेंट। एंड ओवरऑल असेसमेंट जो है उसमें क्या होता है, इसमें नोमोग्राफिक क्या होती है, नोमोथेटिक क्या होता है, एडियोग्राफिक होता है, इन सब चीज़ों को हमने डिटेल में डिस्कस किया इस लेक्चर में। आई होप आपको अच्छी समझ आई होगी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।